हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स अड्डा पर। साथियों, हम लोग आज जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और इसलिए इस पर बात करना ज़रूरी हो जाता है। देश की बात हो रही है, हमारे देश के नाम की बात हो रही है, इसलिए हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि इसकी वास्तविकता से वह अवगत हो और जो हम लोग परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग हैं इनको भी प्रिपेयर होना चाहिए कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उन सभी एस्पेक्ट्स पर हम लोग बात करेंगे। आपको आज ये स्थिति स्पष्ट करवाएंगे, आपके अंदर सभी प्रश्न जो भी होंगे, भारत, इंडिया या इससे संबंधित जो भी आपके अंदर प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। हम लोग शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो दोस्त जानते हैं कि एक विवाद चल रहा है पिछले कुछ समय से भारत और इंडिया को लेकर, यानी भारत नाम होना चाहिए, इंडिया नाम होना चाहिए या इसका नाम बदला जा रहा है। इसके तमाम जो विषय है उस पर चर्चा की जा रही है, किंतु हम इसकी वास्तविकता से आपको अवगत कराएंगे कि भारत नाम की वास्तविकता क्या है, इंडिया नाम की वास्तविकता क्या है, भारत के क्या साक्ष्य मौजूद है और इंडिया का प्रयोग कब से किया जाने लगा। इस तरह के तमाम एस्पेक्ट्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये क्यों विवाद आया, क्यों चर्चा में आया ये नाम, ये सब कुछ हम बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देर के। साथियों, सबसे पहले हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो तो हम करेंगे एक विषय वस्तु की, आज हम किस विषय पर बात करेंगे। दूसरा है भारत का संदर्भ और उसका इतिहास, यानी भारत को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में किस नाम से जाना जाता था और भारत का जो उल्लेख है ये किन किन संदर्भों में हमें देखने को मिलता है। दूसरा, इंडिया की पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि इंडिया शब्द कहां से आया और ऑफिशियली इंडिया शब्द का प्रयोग कब से किया जाने लगा और इसके क्या आधार हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यह कोई पहला मामला नहीं है, यह कोई पहली बार ऐसा विवाद नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार इन नामों को लेकर चर्चा होती रही है। इसके बाद अंत में हम निष्कर्ष पर बात करेंगे और एक निष्कर्ष में मैं अपना ओपिनियन यानी अपना अभिमत भी दूंगा एक भारतीय नागरिक होने के नाते। चलिए शुरू करते हैं आज के इस विषय को। साथियों, आज जो हमारा विषय होगा वो होगा भारत अथवा इंडिया, जिसे हम भारत के संविधान के अनुच्छेद पहले में देखते हैं, भारत अर्थात इंडिया। चलिए देखिए साथियों, हम लोग ये चर्चा शुरू करने से पहले इसकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड पर चले तो ये देखिए, देश का जो नाम है भारत या इंडिया या अन्य जो भी नाम आप लोग जानते हैं, मैं सभी नामों पर चर्चा करूंगा। इनको हम मेजरली जो हमारी कैटेगरीज है इनमें डिवाइड करके हम समझ सकते हैं। दो श्रेणियों में अगर हम रखकर समझेंगे तो हमें इस विषय को समझने में काफ़ी आसानी होगी। साथियों, हमारे देश का जो नाम है वो दो तरह से हम लोग इसको देते हैं। कैसे? एक तो स्वदेश के द्वारा, यानी हम भारत के लोगों के द्वारा ही कोई नाम दिया गया होगा, वो कौन कौन से नाम है। विदेशियों के द्वारा, ये कौन कौन से विदेशी थे, कहां पर इन्होंने इस नाम का प्रयोग किया है, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। तो स्वदेश के द्वारा जो नाम है भारत, भारतवर्ष, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, ये हम ही लोगों ने अलग अलग समय काल परिस्थितियों में अपने देश का नाम इस तरह से प्रयोग किया था। इसके बाद अगर हम विदेशियों की बात करें तो इंडिया, मेलुहा, इंडिका, अलहिंद, हिंदुस्तान, इस तरह के जो नाम हैं वो विदेशियों के द्वारा दिए गए हैं, यानी हमारे भारतवर्ष के लोगों के द्वारा नहीं दिए गए हैं। आगे आते हैं कि ये जो भारत शब्द है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, यह आखिर आता कहाँ से है, यानी भारत देश की जो पृष्ठभूमि भारत नाम को लेकर है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, इसको कहाँ से अपनाया है। तो देखिए, इसकी मेजरली मुख्यतः तीन विचार हमें मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो मिलता है जो भारत नाम है वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर रखा गया है, एक विचार ये कहता है। दूसरा विचार है कि ये जो शब्द है भारत शब्द, ये एक वैदिक कालीन कबीला होता था या जनजाति होती थी, उसके लिए प्रयुक्त किया जाता था और वहीं से ये भारत शब्द की उत्पत्ति बताई जाती है। तीसरा जो विचार बताया गया है साथियों, वो हमारे आध्यात्मिक और धर्मशास्त्र से संबंधित विषयों पर आधारित है, जैसे अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण। इनमें लिखा है कि ऋषभदेव के बेटे भरत के नाम पर यह नाम भारत हुआ, जिनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। ये तीन मुख्य विचार हैं जो कि भारत को लेकर हैं, भारत नाम को लेकर हैं। आगे आइए, हम लोग समझते हैं कि आखिर ये नाम जो है या जो पुराणों में वर्णित है या जो हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में वर्णित है, इसको किस तरह से वर्णित किया गया है और इसका क्या आधार है। तो दोस्त, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत को
पुराणों में मात्र नाम के लिए नहीं बल्कि उस धरती को भी स्पष्ट किया है जिसको भारत कहा जाना चाहिए या जिसको भारत कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, विष्णु पुराण के अध्याय 2 में एक श्लोक हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यह विष्णु पुराण का एक श्लोक है जिसका अर्थ बताया है समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और उनकी संतानों को भारतीय कहा जाता है, यानी उस क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को भारतीय कहा जाता है। इससे बड़ा प्रमाण भारत नाम को लेकर और क्या हो सकता है कि इसमें मात्र नाम ही नहीं, भारत शब्द ही नहीं, बल्कि उस भूमि का, उस धरती का हिस्सा भी बताया गया है कि इस क्षेत्र को भारत कहा जाएगा और यहां निवासरत लोगों को भारतीय कहा जाएगा। यह भी आपको बहुत बड़ा आधार मैं आपको बता रहा हूं। अभी आगे चलकर अभी बहुत सारे आधार हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, धर्म ग्रंथों में, अन्य धर्म ग्रंथों में या विभिन्न धर्म ग्रंथों में हमारे देश का जो नाम है वो भारत, भारतवर्ष, भारतीय, भारत भूमि, भारत खंड, ये सभी नाम हमारे पुराणों में, वैदिक साहित्यों में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, कुछ समय के बाद एक चीनी यात्री है फाहियान, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय लगभग भारत की यात्रा पर आए थे और इन्होंने कुछ धर्मों का अध्ययन किया था। इन्होंने अपने लेख में लिखा है कि भारत देश त्रिकोणीय आकार का है जो दक्षिण में सकरा और उत्तर में चौड़ा है। यह भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है भारत नाम की दोस्त। यह चीनी यात्री फाहियान था जो कि भारत के संदर्भ में बताया कि भारत त्रिकोणीय आकार का है और दक्षिण में यह सकरा और उत्तर में यह चौड़ा है। यह भी पॉइंट आपका लगभग क्लियर हुआ होगा। अब आइए थोड़ा सा आगे आते हैं। जम्बूद्वीप नाम हमें सुनने में आता है, कई बार नाम परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो भारत के लिए जम्बूद्वीप नाम का भी प्रयोग किया गया है। हालांकि इस बात पर थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जम्बूद्वीप सिर्फ भारत देश के लिए नहीं बल्कि यह कॉन्टिनेंट के लिए यानी एशिया महाद्वीप के लिए प्रयोग किया गया था, यानी पूरे क्षेत्र को उसमें बताया गया था, उसकी सीमाओं को बताया गया था। इसलिए हम लोग यह भी मानते हैं कि एशिया का हिस्सा भारत है और भारत के संदर्भ में जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया था 2300 वर्ष पुराना सम्राट अशोक के शिलालेख में जो ब्राह्मी लिपि में लिखा है उसमें क्या वर्णन है भारत का? जम्बूद्वीप के नाम पर इसका वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारत का जो नाम लिया गया था वो मेलुहा लिया गया था। यह भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन करिए। सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारत का नाम मेलुहा लिया गया था, यह आपका क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद हम आते हैं आर्यवर्त पर। आर्यवर्त ये नाम भारत के लिए प्रयुक्त किया गया था और वैदिक कालीन पुराणों में उल्लिखित विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण में विशेष तौर पर आर्यवर्त शब्द का प्रयोग भी किया गया है और इसका उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। साथियों, हम बताना चाहेंगे कि गुप्त काल में ही इसी आर्यवर्त को, ये जो गुप्त पीरियड हमारे भारत के इतिहास में रहा है, इसे कुमारी द्वीप के नाम से भी जाना जाता रहा है। आर्यवर्त नाम भारत के संदर्भ में प्रयोग किया जाता रहा है। ध्यान रखिएगा, मैं भारत शब्द की उत्पत्ति और इतिहास की बात करूंगा, इंडिया कहां से आया, इंडिया शब्द की उत्पत्ति पर बात करूंगा, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बात करूंगा। इसके बाद अभी तक कितने विवाद आए हैं इस तरह के, वो बात करूंगा। भारत शब्द का उल्लेख या इसका वर्णन कहां है वो बात करूंगा और इंडिया शब्द का वर्णन ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर कहां कहां किया गया और कब से शुरू किया गया, इन सब पर बात करेंगे। अंत में निष्कर्ष बताएंगे कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है और ये विवाद जो है ये क्यों जन्मा है। चलिए, तो आर्यवर्त नाम भी आपको हमारे भारत के संदर्भ में वैदिक कालीन पुराणों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में भी हमें भारत शब्द का नाम या आर्यवर्त शब्द का नाम उल्लेखित मिलता है। वशिष्ठ जी के धर्मसूत्र में भी हमें आर्यवर्त का नाम मिलता है। बौधायन के धर्मसूत्र में भी हमें आर्यवर्त का नाम मिलता है। पतंजलि की महाभाष्य में भी हमें क्या मिलता है, आर्यवर्त नाम मिलता है। और आचार्य मनु, जो मनु स्मृति के रचनाकार हैं, इन्होंने भी आर्यवर्त नाम का प्रयोग किया है, किंतु इन्होंने मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में इस नाम का प्रयोग किया है। ये बात स्पष्ट होगी। अब आइए हम लोग समझते हैं, एक बार आपने भारत की स्थिति को स्पष्ट किया कि भारत शब्द की वास्तविकता क्या है और कहां से इस शब्द की उत्पत्ति होती है। बहुत पुराना इतिहास रहा है भारत का, भारत नाम का बहुत पुराना इतिहास रहा है और इसके कई साक्ष्य हैं जो शास्त्रों में, पुराणों में और पुराने ऐतिहासिक घटनाक्रमों में देखने को मिलता है।
हम इंडिया शब्द की विशेष बात करने वाले हैं कि इंडिया शब्द की पृष्ठभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इंडिया शब्द कैसे आया। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो सिंध है, सिंध को फारसी भाषा में जो सा है इसका हा उच्चारित किया जाता है, यानी सा को फारसी भाषा में हा से उच्चारित किया जाता है। तो ये सिंध को फारसी भाषा में हिंद कहा जाने लगा, यानी सा का हा हो गया तो इसका नाम हिंद हो गया। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, इंडिया की पूरी पृष्ठभूमि आपको समझ में आ जाएगी कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सिंध से हिंद हुआ क्यों? फारसी भाषा में यह सा का हा हो जाता है, इसलिए यह हिंद हो गया। इसके बाद हम अगर ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर चलें तो 2500 वर्ष पुराना एक शिलालेख मिलता है जो कि ईरानी शिलालेख है। इसे फारस के राजा डेरियस प्रथम के द्वारा लिखा गया था, इनके समय पर लिखा गया था। इसमें सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है तो आप समझिए, यहां पर जो हिंदू है HINDU, जो हिंदू है, इसमें ग्रीक भाषा के जो लोग होते हैं वो H को साइलेंट कर देते हैं। क्या करते हैं? H को साइलेंट कर देते हैं। और जब ग्रीक लोगों ने H को साइलेंट कर दिया होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या नाम निकल कर आया होगा सामने। तो जब ग्रीक लोगों ने हिंदू को पढ़ना इंदू पढ़ना शुरू कर दिया, तब से ये इंदू हो गया। और यही इंदू INDU, यही कुछ समय बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर जब मेगास्थनीज आया था भारत और पटना की यात्रा किया था, उसने भारत के विषय पर एक किताब लिखी थी जो आप लोग जानते हैं, उसका नाम इंडिका था। यही इंडिका जब से लिखी गई है, यही मेगास्थनीज ने जब से इंडिका का रचना किया है, तभी से पश्चिमी देशों में भारत को इंडिका या इंडिया कहा जाने लगा है। तो ध्यान रखिएगा, यह सा का हा हुआ है। इसके बाद एक डेरियस प्रथम का जो हमें साक्ष्य मिलता है, जो शिलालेख मिलता है, उसमें हिंदू शब्द लिखा गया है। ग्रीक भाषा में H साइलेंट होता है, इसलिए यह H हटाकर INDU किया, इंदू हो गया। और उसके बाद चंद्रगुप्त के समय मेगास्थनीज ने एक रचना की थी, एक बुक लिखी थी जिसे इंडिका कहा जाता है। और इसी में मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका या इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। तभी से पश्चिमी देशों ने भारत को इंडिया या इंडिका कहना शुरू कर दिया था। आगे आते हैं, थोड़ा सा और आगे आइए। आप जानते हैं कि भारत औपनिवेशिक कॉलोनी के रूप में कार्य किया है, यानी ब्रिटिशर्स का रूल रहा है। यहाँ पर 15वीं 16वीं सदी के लगभग भारत में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। यहाँ पर व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर रहे थे। उसी समय 15वीं 16वीं सदी के में पश्चिमी देशों ने भारत से व्यापार करने के लिए यहाँ पर विभिन्न कंपनियां स्थापित करना शुरू कर दी। इन्होंने कंपनी का जो नाम रखना शुरू किया था साथियों, वो रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी मैं नाम बताऊंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रयोग इन्होंने करना शुरू किया 15वीं 16वीं सदी में हमारे भारत के संदर्भ में। अब जो अंग्रेजों की जो कंपनियां थी, अंग्रेजों ने जो अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगाया था। ये इंडिया शब्द का प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद डच आए थे और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लिया था। इसमें भी आप इंडिया शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां भी इंडिया शब्द देखने को मिल रहा है। पुर्तगाल यानी पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां भी इंडिया का नाम देखने को मिल रहा है। इससे आप क्लियर हो सकते हैं, स्पष्ट हो सकते हैं कि भारत नाम हमारे भारत के इतिहास में सबसे प्रमुख और पुराने नामों में से जो भारत के संदर्भ में लिया गया था। कई पुराणों और साहित्यों में इसका वर्णन है। साहित्यिक जो हमारे भारत का साहित्य है, जो हमारे भारत का दर्शन है, जो हमारे भारत का इतिहास है, इनमें भारत शब्द का जो प्रयोग है वो पुरातन काल से यानी प्राचीन काल से सदियों से किया जाता रहा है। इसलिए भारत नाम पर किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह लगाना यह गलत होगा, क्योंकि इंडिया शब्द का जो प्रचलन था वो विशेष तौर पर 15वीं 16वीं सदी में शुरू हुआ था भारत के संदर्भ में। इसके बाद दोस्त, हम लोग इंडिया का जो प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, एक उल्लेख मिलता है हेरोडोटस की एक किताब है हिस्टोरिका। हेरोडोटस कौन है इसका आप बताइए। इनको किसी का पिता या जनक कहा जाता है। इनकी एक हिस्टोरिका नाम की बुक है। इसमें सबसे पहले इन्होंने इंडिया शब्द का प्रयोग भी किया था। इसके बाद टॉलमी की अगर हम बात करिए, सब विदेशी रचनाकार हैं, ध्यान रखिएगा। टॉलमी ने भूगोल पुस्तक लिखी थी, उसके 8वें खंड में भी इन्होंने इंडिया शब्द का प्रयोग किया था।
इसके बाद 1857 की क्रांति और इसके बाद का जो समय था, उस समय महारानी विक्टोरिया को, यानी 1857 के बाद महारानी विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा, यानी एम्प्रेस ऑफ इंडिया कहा गया। तो ये भी इंडिया शब्द का प्रयोग लगातार देख रहे हैं कब से शुरू हुआ है। आज़ादी के पूर्व यानी 1947 से पहले भारत को हम किस नाम से जानते थे, तो ब्रिटिश इंडिया के नाम से हम लोग जानते थे। ब्रिटिश इंडिया जो था यह भारत के लिए प्रयोग किया जाता था आज़ादी से पहले। इसके बाद संविधान के ड्राफ्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा गया। यहां भी आप देख रहे हैं ये इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद भारत की आज़ादी के प्रस्ताव को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कहा गया। यहां भी आप इंडिया शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। तो कैसे शुरू हुआ इंडिया का सफर और कहां तक पहुंचा है, ये सब बात हम लोग यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। आगे आए तो इंडिया का आपने लगभग देख लिया कि इसका क्या इतिहास रहा है और भारत के संदर्भ में जो भारत शब्द का इतिहास है वो क्या रहा है। हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के समय देश को इंडिया कहा जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद इसको परिवर्तित करने की जो मांग है वो कोई पहली बार नहीं है, लगातार होती रही है। समय समय पर इसकी आवाज़ सुनने को मिलती थी। हम बात करेंगे 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1947 को श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन गाया था। इसमें भारत का उल्लेख किया गया था और इकबाल जी ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख यहां पर देखने को मिलता है। इससे हम यह कह सकते हैं कि आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय भारत, इंडिया, हिंदुस्तान तीनों नामों का उपयोग किया गया था। इसलिए किसी एक नाम को फोकस करना या किसी एक नाम को स्थापित करना, प्रतिस्थापित करना, यह गलत होगा। आगे आएंगे 17 सितंबर 1949 में देश के नाम को लेकर संविधान सभा में चर्चा शुरू होती है। यही जो चर्चा है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए विशेष तौर पर जो सेठ गोविंददास जी थे, कमलापति त्रिपाठी जी, राम साहेब पांडे जी, हरगोविंद पंत और हर विष्णु कामत जी जो फॉरवर्ड ब्लॉक से रहे हैं, इन लोगों ने भी लगातार ये बात की थी कि भारत का नाम यानी देश का नाम भारत होना चाहिए। इसके संदर्भ में सेठ गोविंददास जी का कथन है कि भारत नाम हमारे देश के इतिहास और संस्कृति के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह उचित भी है, क्योंकि यह देश का नाम भारत के पवित्र साहित्यों में वर्णन है, यानी इसका जो वर्णन है वो हमारे देश के पवित्र साहित्यों में वर्णित है, इसलिए इसका नाम भारत होना चाहिए। गांधी जी ने भी आज़ादी की लड़ाई के समय भारत माता की जय के नारे लगाए थे। इसलिए लगातार ये बात स्पष्ट होती रही है समय समय पर कि भारत नाम को लेकर लगातार जो अपनी मुखरता है वो भारतीय नागरिक रखते रहे हैं और भारत नाम ऐतिहासिक नाम है, यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रमुख नाम है। इसलिए इसको चैलेंज करना या इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना गलत होगा। साथियों, कमलापति त्रिपाठी जी का बहुत महत्वपूर्ण एक रोल रहा है। इन्होंने संविधान में इंडिया अर्थात भारत लिखने के बजाय, यानी कि इंडिया अर्थात भारत ना लिखा जाए बल्कि भारत अर्थात इंडिया लिखा जाए, इस बात पर जोर दिया था। इस कथन को आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण यह कथन होगा। आगे आइए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रमुख वाद हैं जो पिछले कुछ समय यानी कि आज़ादी के बाद से लगातार नाम को लेकर चर्चा होती रही है। हम एक बात और आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो भारत नाम है यह मात्र भारत नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह भारत की संस्कृति का, भारत की साहित्यिक सभ्यता का और सामाजिकता का एक प्रतीक के रूप में हम लोग जानते थे। सद्गुरु जी जो कि भारत के एक आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने भारत शब्द की व्याख्या की है। भारत को उन्होंने क्या कहा है? भाव कहा है। भाव, भा से भाव, रा से इन्होंने कहा है राग कहा है और ता से इन्होंने ताल कहा है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे संगीत से भी संबंधित रहा है। इस नाम का जो महत्व है वो विभिन्न समय में, अलग अलग समय काल में अलग अलग स्वरूपों में देखने को मिलता है। भारत शब्द का भा से भाव, रा से राग, ता से ताल का वर्णन भी किया है भारत के आध्यात्मिक गुरु सतगुरु जी ने। इसके अलावा हम भारत का एक और अर्थ आपको बताते हैं। भा
से भास्कर हो गया, भास्कर आप जानते हैं सूर्य जी को कहा जाता है, और रथ, रथ का मतलब होता है रथ यानी लगाव, प्रेम। तो भारत जैसा यानी भास्कर यानी सूर्य जैसा तेज और प्रेम का प्रतीक भारत है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो नाम है, यह हमारा प्यारा भारत, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो भी बहुत प्रमुख रही है। साथियों, कुछ समय पहले यानी वर्ष 2004 में समाजवादी पार्टी ने भारत नाम को लेकर प्रयास किया था, इसको प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल हो गए थे। यानी इंडिया शब्द को प्रतिस्थापित किया जाए, इंडिया शब्द को हटाया जाए, ये इन्होंने मांग की थी। कुछ समय पश्चात 2014 में श्री आदित्यनाथ योगी जी ने प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से इंडिया शब्द को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया था, किंतु ये भी असफल हो गए थे। अभी हाल ही में वर्ष 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि इंडिया शब्द औपनिवेशिक काल की देन है और इसको प्रतिस्थापित करना चाहिए, इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह संसद के ऊपर निर्भर करेगा, संसद विचार करेगा कि इस नाम को प्रतिस्थापित करना है, हटाना है या नहीं हटाना है। यह भी आपको ध्यान रखना, ये तीनों विवाद इसके पहले के विवाद हैं। ऐसा नहीं है कि किसी देश का नाम, किसी स्थान का, किसी राज्य का नाम नहीं बदला गया है और यह कोई ऐसा पहला कदम है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे 1972 तक सिलोन नाम से श्रीलंका को जाना जाता था और अब यह श्रीलंका के नाम से वर्तमान में जाना जाने लगा है। तो किसी देश का नाम बदला गया है। इसके बाद अभी हाल ही में वर्ष 2022 में तुर्की का नाम बदला, तुर्की कर दिया गया है। राज्य की अगर बात करें तो आप जानते हैं बंबई राज्य के नाम से जाना जाता था, अब वर्तमान मुंबई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कोई स्थान विशेष का नाम अगर देखें तो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इस तरह से नाम बदलने की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है और इस तरह से अन्य देश भी कार्य करते रहे हैं, नाम परिवर्तित करते रहे हैं। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर कि आज हम जो विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं, इसका जन्म कहां से हुआ, ये विवाद कहां से उपजा। तो साथियों, मैं एक बात और यहां पर आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ समय पहले भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो वायुयान होता है, इसमें पहले सिर्फ इंडिया लिखा हुआ होता था, पहले सिर्फ इंडिया लिखा हुआ होता था, लेकिन कुछ समय पहले इसमें भारत शब्द को भी लिख दिया गया है। यह जानकारी भी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर लोगो लगाया और भारत और इंडिया लिखा, यानी कि अब भारत का प्रयोग भी ऑफिशियल या आधिकारिक तौर पर लगातार किया जाता रहा है। लेकिन जो अभी विवाद चल रहा है, इंडिया को हटाया जा रहा है या भारत को प्रतिस्थापित या भारत को हटाया जा रहा है, या जो भी विवाद अभी चल रहे हैं, उसकी जो मुख्य वजह है वो है G20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण कार्ड, जो इनविटेशन है, उसमें जो भारत के राष्ट्रपति जी का जो नाम लिखा हुआ है, नाम के नीचे लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इंडिया नहीं लिखकर भारत लिखा गया है। भारत की संस्कृति को यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ भारत हम पहली बार इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप देखें तो भारतीय सेना शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, भारतीय रेल का हम लोग प्रयोग करते हैं। इस तरह से मैं भारतीय शब्द को लगातार प्रयोग करता रहा हूं, आप सब भी लगातार प्रयोग करते रहे हैं, इसलिए यह कहना कि यह पहली बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, यह गलत होगा। साथियों, हम इंडियन आर्मी कहते हैं, इंडिया कहते हैं, आर्मी कहते हैं, भारतीय सेना हिंदी में कहते हैं, भारतीय रेल इंडियन रेल कहते हैं। तो वो नाम है हमारे भारत का, जो वास्तविक नाम है भारत, उसको यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया था, जिससे कई विचारधारा के लोगों ने इसका विरोध किया और इस नाम को लेकर ये चर्चा हुई कि क्या अब इंडिया हटा दिया जाएगा और इसका नाम सिर्फ भारत रहेगा। ऐसा नहीं है, अभी भारत और इंडिया दोनों ही नाम रहेंगे। साथियों, मैं अपना एक ओपिनियन आप सबके समक्ष रख रहा हूं, जो मेरा एक भारतीय नागरिक या एक नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है। साथियों, सबसे पहले मैं मानता हूं कि हम कब तक इस नाम को यानी भारत को या इंडिया को या हम अपने देश के नाम को विदेशी चश्मे से देखते रहेंगे। हम कब तक अपने देश के नाम को विदेशी चश्मे से देखते रहेंगे। मुझे लगता है कि भारत शब्द से अपना आत्मीय और आंतरिक लगाव तो है, साथ ही भारत शब्द को हम भौगोलिक इकाई के रूप में नहीं बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक सभ्यता के प्रतीक के रूप में भी प्रयोग करते हैं और इसको जानते हैं। इसका इतिहास, भारत का इतिहास
संस्कृति के साथ संवेदनाओं से भी जुड़ा हुआ है और इसको समय समय पर हमारे साहित्य, दर्शन और इतिहास ने व्यक्त किया है, वर्णन भी किया है। साथियों, मैं एक बात आपको विशेष जोर देकर कहना चाहूँगा कि हमें उसी विषय पर ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए और उसी विषय पर ज़्यादा जोर देना चाहिए जिसको हम चाहते हैं। इसलिए देश का किस्सा ही देश का हिस्सा होगा, इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग इस विषय वस्तु का अध्ययन करिएगा। मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।